In the first lecture of polity, we studied about basic concepts of polity and syllabus and significance of polity in UPSC syllabus. Okay? Okay. Please do not turn on your mic. Okay. So please let me know again that I am clearly audible to you. मेरी आवाज आप सभी को अच्छी तरह से आ रही है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस? प्लीज मुझे बताइए चैट बॉक्स में. ओके, थैंक यू. ओके. Okay. So, before starting this lecture, I have one request for you. Okay, this lecture will be an interactive lecture. Okay, इस lecture में हम interactive बहुत सारा interaction करेंगे एक दूसरे के लिए एक दूसरे से. ठीक है, मतलब मैं आपको सवाल पूछूंगा और आपको उसके जवाब देने हैं. ठीक है, और you have to give me feedback as quickly as possible. Okay, so that we don't waste our time. Yogesh sir. हाँ sir. In students entry login name, there is one name called King of Zhala. So I just want to request that student. He is not our fees paid student. He must be free student. So in case King of Zhala, if you are able to understand, next time you will come with some nonsensical name, you will be removed permanently. Okay. So this you try to understand. If you want to be IAS officer, you want to serve India, you need to be very disciplined, honest person who has got some very sophisticated behavioral traits. इतनी समझ नहीं है, आप अपने दुनिया के राजा हो तो अपने घर पे रहो. ओके, तो मुझे नहीं मालूम वो कौन है, बट मुझे लगता है कोई बारू सिंह सर का स्टूडेंट रहेगा. ये जो किंग ऑफ झाला जो है, इनको मैं अभी रिमूव कर रहा हूं और उनको फिर से आज क्लास में नहीं आना है इस एंट्री से. योगेश सर, प्लीज कंटिन्यू. ओके सर, थैंक यू. ओके. Okay, so as I have told you that this will be an interactive session. Okay, तो आपको भी जवाब देने हैं. ठीक है, तो एक डिस्कशन टाइप का हम ये पहला लेक्चर लेंगे. ठीक है, and we will not going to start directly with the syllabus in this lecture. Okay, उससे पहले we will discuss about some basic concepts of the polity. Okay. Okay, so first of all, let us try to understand what is syllabus for polity. Okay, so for this particular section, I have here mentioned mains GS paper 2. Okay, means आपका जो mains का GS paper 2 है, उसमें polity, governance and social justice ये 3 टॉपिक्स है. ठीक है, और इन 3 टॉपिक्स के कुछ सब टॉपिक्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं, वो आपको मेंस के लिए प्रिपेयर करना है. ठीक है, एंड दिस ऑल कम्स अंडर द पॉलिटी, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, एंड सोशल जस्टिस. ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन हम इसे पॉलिटी का लेक्चर क्यों बोलेंगे? क्योंकि बिकॉज पॉलिटी इज वेरी सिग्निफिकेंट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके, इसीलिए हम इसको पॉलिटी का लेक्चर या फिर पॉलिटी सब्जेक्ट ऐसे कहते हैं. ठीक है, तो पॉलिटी में हमें क्या क्या देखना है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दिस सिलेबस ऑफ पॉलिटी. ओके, उसके बाद में हम देखेंगे फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट्स, प्रोविजंस, देन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज. ओके, फिर बाद में पार्ट आता है गवर्नेंस का. ठीक है, गवर्नेंस का क्या मतलब होता है? गवर्नेंस मीन्स जो हमारी गवर्नमेंट है वो किस प्रकार से काम करती है. ठीक है, उसके कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है और वो किस प्रकार से पब्लिक पॉलिसीज बनाती है. ठीक है, तो उसमें क्या क्या आता है? गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इट्स इंटरवेंशंस, देन सेकंड गवर्नेंस, थर्ड ट्रांसपेरेंसी, फोर्थ अकाउंटेबिलिटी, फिफ्थ ई गवर्नेंस. ओके, और जो थर्ड पार्ट है दैट इज सोशल
जस्टिस। तो सोशल जस्टिस का उसका हिंदी में उसका अनुवाद करें तो उसको कहते हैं कि सामाजिक न्याय। ठीक है। तो इसमें इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर, इश्यूज रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर। जो हमारे सोसाइटी में जो वेरियस इश्यूज है, कास्ट को लेकर, पॉवर्टी को लेकर, डिस्क्रिमिनेशन को लेकर, या फिर बहुत से सारे टॉपिक है वुमेन्स को लेकर। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स के रिलेटेड मेंस में सवाल पूछे जाते हैं, तो इसे कहते हैं सोशल जस्टिस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने प्रीलिम्स का जो सिलेबस है पॉलिटी और गवर्नेंस का, ये यहाँ पे नहीं दिया है, क्योंकि इसी में प्रीलिम्स का भी इंक्लूड हो जाता है और कवर हो जाता है। ठीक है, ओके। तो पॉलिटी के लिए we are going to study polity from M. Lakshmikant book. Okay, from article to article, first article to the last article. Okay, we will study polity and constitution. ठीक है, governance is totally governance is a partially dynamic topic. Okay, तो यहाँ पे गवर्नेंस के लिए करंट अफेयर से आपको उससे रिलेट करना पड़ेगा, और करंट अफेयर्स से ज्यादा आपको गवर्नेंस उससे कवर करना पड़ेगा। मतलब आपको न्यूज़पेपर डेली रीड करना पड़ेगा। ठीक है, और जो इश्यूज चल रहे हैं उनको ठीक से पढ़ना पड़ेगा, और उसी से गवर्नेंस का पार्ट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, लेकिन उसका जो स्टैटिक है वो हम लेक्चर्स में कवर करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से सोशल जस्टिस के लिए, एंड इट इज मोर और लेस कंप्लीट डायनामिक टॉपिक। ओके, तो सोशल जस्टिस के लिए कुछ स्टैटिक से उससे कुछ भी सवाल नहीं आते। ठीक है, इट इज टोटली करंट अफेयर बेस्ड टॉपिक। ठीक है, ओके। नाउ लेट अस start from introduction to polity. Okay, so इंट्रोडक्शन टू पॉलिटी, तो हम सीख रहे हैं सब्जेक्ट पॉलिटी। ठीक है, तो इसीलिए पॉलिटी वर्ड का क्या मतलब है ये जानना तो बनता है, राइट? व्हाट इज मीन बाय पॉलिटी? सो पॉलिटी मीन्स इट इज ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी दैट इज अ नेशन, or it can be a city or a district with its government and its administration. ओके, तो ये पॉलिटी का बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। ठीक है, तो पॉलिटी का मतलब क्या होता है कि कोई ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी है, ठीक है, और वो गवर्नमेंट उसे रन करती है, उसका पूरा जो स्ट्रक्चर है, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कोई अथॉरिटी है, कोई गवर्नमेंट है, वो उसको चलाती है। ठीक है, उस पूरे स्ट्रक्चर को, वो स्ट्रक्चर किस प्रकार से बना है और किस प्रकार से चलता है, उसे बोलते हैं पॉलिटी। ठीक है, सो वी कैनॉट consider a polity without any context of any nation, city or any district. Okay, तो जब हम पॉलिटी बोलते हैं तो हमें पॉलिटी के साथ पॉलिटी ऑफ व्हाट का भी आंसर देना पड़ता है। मतलब सिर्फ पॉलिटी शब्द का कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने इकोनॉमी में मैंने पढ़ाया था कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है, वही यहाँ पे भी लागू होता है कि पॉलिटी we have to consider with context of nation, city, district or any community. ठीक है, उसी से रिलेटेड पॉलिटी होती है। ओके, ठीक है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द बेसिक कंसेप्ट्स, डेमोक्रेसी एंड ऑटोक्रेसी। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट इज डेमोक्रेसी? ठीक है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? लोकतंत्र, जिसे हिंदी में बोलते हैं। लेकिन I want you to tell me a definition of democracy. आप डेमोक्रेसी से क्या मतलब निकालते हैं? आप क्या समझते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है? ठीक है, सो इन चैट बॉक्स कौन इसका आंसर देना चाहेगा माइक ऑन करके? प्लीज लेट मी नो विदाउट हेजिटेशन। कुछ भी आंसर दे सकते हैं कि लोकतंत्र का क्या मतलब है। आपको क्या लगता है कि लोकतंत्र मतलब क्या है? व्हाट इज डेमोक्रेसी? Nobody wants to give answer?
Yes, Mukta, you can give answer. Turn on your mic and try to give answer. It is basically a form of government where the head of the government is elected by the people. Yes, very good. Okay. और किसी को आंसर देना है? Anybody else? Quickly. Okay. A system of government by the whole population. Okay. तो बहुत ही अच्छा आंसर दिया मुक्ता ने, एग्जैक्टली और टेक्निकली करेक्ट आंसर दिया. ठीक है, तो हम देखते हैं कि व्हाट इज डेमोक्रेसी. ठीक है स्टूडेंट्स, वन मोर रिक्वेस्ट फॉर यू. मैं आपसे ज्यादा फीडबैक यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. ठीक है, आप अगर गलत भी आंसर देते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन यू हैव टू बी इंटरैक्टिव. ओके, अगर आप इंटरैक्शन करेंगे, आपके मन में जो भी डेफिनेशन है या फिर कुछ भी आपके मन में है, वो आप जब तक बाहर नहीं निकालेंगे तब तक आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा और इस लेक्चर का आप ठीक से फायदा नहीं उठा पाओगे. ठीक है, तो आई वॉन्ट यू टू बी एवरीबडी, प्लीज बी इंटरैक्टिव. ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जवाब देने की कोशिश कीजिए. अभी डेमोक्रेसी और लोकतंत्र हम सभी को पता है. लोकतंत्र के बारे में हम उठते बैठते न्यूज़पेपर में, टीवी में, सभी जगह सुनते हैं और समझते भी है कि डेमोक्रेसी क्या है. लेकिन बस आपको बताने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ट्राई करिए. ठीक है, सो मुक्ता हैज गिवन आंसर दैट द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, दैट इज नोन एज डेमोक्रेसी. ठीक है, तो बेसिकली डेमोक्रेसी क्या है ये समझते हैं. तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है, उसकी बहुत एक पॉपुलर डेफिनेशन है, अ सिस्टम दैट इज टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये एक सिस्टम है जो लोग चलाते हैं, लोगों के लिए चलाते हैं और लोगों के द्वारा चलाई जाती है. ठीक है, टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. ओके, उसके ऑपोजिट में एटोक्रेसी है. ठीक है, एटोक्रेसी का क्या मतलब होता है, वेयर द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज रन बाय अ सिंगल पर्सन. ठीक है, मतलब एटोक्रेसी वो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जहां पे जो रूलर है उसको वहां के लोग इलेक्ट नहीं करते. ठीक है, उन लोगों के द्वारा चुना गया व्यक्ति रूलर नहीं होता. ठीक है, तो रूलर वहां पे और पूरी सत्ता उस रूलर के ही हाथ में होती है. ठीक है, उसे बोलते हैं एटोक्रेसी. सो बेसिकली पहले जो राजा महाराजाओं का काल था, तो वहां क्या होता था कि एटोक्रेसी थी, मतलब पूरे अधिकार राजा के हाथ में ही होते थे. ठीक है, और राजा को कोई जनता इलेक्ट नहीं करती थी, कोई वोटिंग वगैरह नहीं होता था वहां पे. ठीक है, बेसिकली जो राजा था उसका बेटा फिर से राजा बनता था, फिर उसका बेटा राजा बनता था. ठीक है, और पूरे अधिकार उसी राजा के हाथ में होते थे, मतलब किसी को न्याय देना हो, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन करना हो, कायदा कानून बनाना हो, ये सभी के सभी उसी एक ही आदमी के पास ये तीनों भी पावर्स रहती थी. ठीक है, तो वो एक एटोक्रेटिक सिस्टम रहता था. लेकिन डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम वेयर द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. ओके, अंडरस्टैंड, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है. ओके, सो डेमोक्रेसी के दो टाइप्स है. फर्स्ट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ डेमोक्रेसी. ठीक है, तो जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है उसका क्या मतलब है, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो डेमोक्रेसी होती है वहां पे जहां पे रूलर को डायरेक्टली लोग चुनते हैं. ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय people and also people have the final authority or final sovereignty. ठीक है, sovereignty का मतलब क्या होता है, फाइनल अथॉरिटी. ठीक है, तो बेसिकली जहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है वहां पे क्या होता है कि सारे जो कायदा बनाने की जो सिस्टम है वो क्या करते हैं, लोग खुद ही बनाते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ कायदा कौन बनाता है, who makes laws in our country, parliament, right? वहां पे
जहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है वहां पे लोग खुद ही वोट करके या फिर रेफरेंडम करके या फिर किसी और वे से खुद ही कायदे बनाते हैं, कानून बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद में कोई भी अगर डिस्प्यूट हो, ठीक है, उस पर क्या डिसीजन लेना है क्या नहीं लेना है ये भी खुद लोग ही डिसाइड करते हैं। मतलब लोग आपस में वोट करते हैं कि इस इश्यू पे क्या डिसीजन लेना है और क्या नहीं। मतलब सारी पावर्स लोगों के कलेक्टिवली लोगों के हाथ में होती है, उसे कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। एंड द डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज रन थ्रू द रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइड, ठीक है। तो इन चारों टर्मिनोलॉजीज को डीप में समझना कोई जरूरी बात नहीं है, लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आपको आई होप समझ में आ गया कि वहां पे पूरी पावर्स वहां के लोगों के हाथ में होती है, ठीक है। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी मीन्स द रूलर्स विच runs the government, the rulers which runs the governments are elected by the people, ठीक है। मतलब जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है वहां पे कौन रन कर रहा है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट वो लोग रन कर रहे हैं जिनको लोगों ने चुना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन इंडिया, यूएस, ब्रिटेन और बहुत सारी कंट्रीज, वहां पे क्या करते हैं, हमारे जो इलेक्शन होते हैं उसमें हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को चुनते हैं, ठीक है, वोट करके। और वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स में जाकर वहां पे गवर्नमेंट रन करते हैं, ठीक है। मतलब हम खुद घर बैठे सरकार नहीं चलाते, सरकार कौन चलाते हैं? हमारे चुने गए रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। इसीलिए उसको बोलते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। मतलब यहाँ पे लोग इनडायरेक्टली गवर्न कर रहे हैं या फिर चला रहे हैं कंट्री को, ठीक है, इनडायरेक्टली थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। बेसिकली इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में भी दो टाइप्स है। द फर्स्ट वन इज पार्लियामेंट्री एंड सेकंड वन इज प्रेसिडेंशियल, ठीक है। तो ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी ये क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या है, ठीक है। सो द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज व्हेन जहां पे हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हम जो इलेक्टेड लीडर्स चुनते हैं, ठीक है, वो लीडर्स जाके उन चुने हुए लीडर में से वो लीडर्स एक को चुनते हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, या फिर प्रेसिडेंट, ठीक है। मतलब हम डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर या फिर हमारा प्रेसिडेंट नहीं चुन सकते, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो भी एग्जीक्यूटिव्स है, जो भी गवर्नमेंट चलाने वाले जो लोग हैं, उनको हम डायरेक्टली वहां पे नहीं चुनते, उसे बोलते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ठीक है। जैसे इंडिया में है, हम क्या करते हैं, हमारे एमपीज को चुनते हैं जो जाके लोकसभा में बैठते हैं, और लोकसभा में जिस पार्टी का ज्यादा बहुमत हो उस पार्टी की गवर्नमेंट बनती है, ठीक है। और उस पार्टी के लोग चुनते हैं कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन डिफेंस मिनिस्टर बनेगा, ये उन्हीं में पार्टी में से ही चुनकर लोग बनते हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, डिफेंस मिनिस्टर कौन बनेगा, इसके लिए हम चुनाव नहीं करते, ठीक है। हम चुनाव करते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के लिए, ठीक है। वी वोट फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। वी डू नॉट वोट फॉर प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, ठीक है। सो दैट इज नोन एज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में क्या होता है? प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में the executive head is directly elected by people, okay। तो प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी का एक एग्जांपल है यूएस, ठीक है। तो यूएस में जो प्रेसिडेंट होता है उसे डायरेक्टली लोग चुनते हैं, ठीक है। अभी दिसंबर नवंबर में यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, ठीक है। तो वहां पे दो कैंडिडेट्स है, एक डोनाल्ड ट्रंप है और उनके जो बाइडेन उनके खिलाफ खड़े हुए, ये दो लोग हैं, ठीक है। और इन दो लोगों के लिए यूएस की जनता डायरेक्टली वोट करेगी कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा, ठीक है। इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में हम पार्टीज को वोट करते हैं बेसिकली
किसी व्यक्ति को वोट करते हैं और वो व्यक्ति जाके सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता है, और आगे जाकर अगर उसकी पार्टी बहुमत में है तो वो जाकर पार्टी डिसाइड करे तो वो प्राइम मिनिस्टर या कोई मिनिस्टर बन सकता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में क्या है, द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल बाय पावर ऑफ वोट। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में। ठीक है, तो यूएस का जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो कैसा है, इंडिया का कैसा है, और बाकी कंट्रीज का, ब्रिटेन का कैसा है, इसका जो कंपैरिजन है वो हम आगे जाकर देखेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिलहाल we are trying to understand the basic concepts here. Okay, okay. Now next topic is difference between nation, country and republic. ठीक है, तो what is difference between nation, country and republic? ठीक है, आपने ये तीनों वर्ड सुने होंगे कि नेशन है, कंट्री है या फिर रिपब्लिक। ठीक है, इंडिया इज अ नेशन, इंडिया इज अ कंट्री, इंडिया इज अ रिपब्लिक, ये सारे वर्ड्स आपने सुने होंगे, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? ठीक है, तो ये जानने की हम यहाँ पे कोशिश करते हैं। नाउ अ नेशन, पहले नेशन के बारे में देखते हैं। अ नेशन इज where a population is bound together by a common history, culture and tradition. ठीक है, that the foundation and that the group of people known as a nation. ठीक है, तो नेशन का क्या मतलब है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है, एक ऐसे लोगों का समुदाय है जो एक दूसरे से हिस्ट्री, कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज, फूड, इस प्रकार के चीजों से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, एंड दे हैव अ फीलिंग ऑफ वननेस बिटवीन अमंग देम। ठीक है, दैट इज नोन एज अ नेशन। ठीक है, तो नेशन का ये मतलब है। नाउ व्हाट इज मीन बाय अ कंट्री? कंट्री का क्या मतलब है? तो बेसिकली a country is a group of people governed by government which has a final authority. Okay, so country क्या है? A group of people governed by government having final authority. तो यहाँ पे एक लोगों का ग्रुप है और उसको, उस पर्टिकुलर ग्रुप को एक ही गवर्नमेंट चलाती है, उसके पास फाइनल अथॉरिटी है, ऐसी गवर्नमेंट चलाती है, उसे बोलते हैं कंट्री। ठीक है, तो बेसिकली अ कंट्री इज अ पॉलिटिकल नोशन। ठीक है, कंट्री एक प्रकार से पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी है, लेकिन नेशन क्या है? नेशन इज अ टाइप ऑफ फिलोसॉफिकल टर्मिनोलॉजी। ठीक है, इसका मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। लेट अस से जो हमारा बंगाल प्रांत है, ठीक है, तो आजादी से पहले जब पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं बना था, तो हमारा जो बंगाल का जो प्रोविंस है, ठीक है, वहां पे बंगाली ही लोग हैं। ठीक है, अभी का जो बांग्लादेश है वो भी लोग बंगाली है, और हमारा जो पश्चिम बंगाल जो राज्य है, ठीक है, ममता बनर्जी जिसकी अभी चीफ मिनिस्टर है, वो भी एक बंगाली है। ठीक है, बंगाल का ही प्रदेश है वो। लेकिन बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं वो एक दूसरे से हिस्ट्री, कल्चर, ट्रेडिशन, देन क्लोथ्स, फूड, इन सब से क्या करते हैं? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर लेट अस से कि बंगाल कोई प्रांत नहीं है हमारा, ऐसा फॉर एग्जांपल के लिए हम इमेजिन करते हैं कि पश्चिम बंगाल हमारा कोई स्टेट नहीं है, और वो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का जो बंगाल का प्रोविंस, बांग्लादेश जो टोटल है, वो दोनों अगर एक हो जाए तो उसे बोलेंगे बंगाली नेशन। ठीक है, मतलब वो नेशन, वो बंगाली नेशन, वो बंगाली कल्चर से जुड़े हुए लोग वहां पे रहते हैं। ठीक है, द पीपल आर बाउंड टुगेदर बाय अ कॉमन हिस्ट्री, कल्चर एंड ट्रेडिशन। बंगाली पीपल, बंगाली लोग हमारे इंडिया में भी है और बंगाली लोग बांग्लादेश में भी है, लेकिन सेपरेटेड बाय कंट्री। दे बोथ आर सेपरेटेड बाय कंट्री, लेकिन इफ दे केम टुगेदर एंड फॉर्म अ नेशन, दे कैन फॉर्म अ नेशन टुगेदर। ठीक है, क्योंकि उनका जो हिस्ट्री, ट्रेडिशन सब क्या है? मैच होता है एक दूसरे से।
ठीक है. So that is the difference between nation and a country. Now third one is republic. Okay, what is meant by republic? तो आपने सुना होगा रिपब्लिक ऑफ इंडिया, राइट, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ऐसे आपने कंट्रीज के नाम सुने होंगे. तो रिपब्लिक का क्या मतलब है? तो रिपब्लिक मतलब वेयर द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड. ठीक है, जो हेड ऑफ द स्टेट है, स्टेट का मतलब जो राज्य नहीं है, ठीक है, जो हमारा महाराष्ट्र राजस्थान ऐसे राज्य जिसे स्टेट बोलते हैं वो स्टेट नहीं. ठीक है, स्टेट का मतलब नेशन स्टेट, अ कंट्री. ठीक है, ये पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी है स्टेट की, जिसे जिसका जो वाइडर एक्सप्रेशन है वो एज ए कंट्री होता है. ठीक है, सो द हेड ऑफ द स्टेट और कंट्री इज इलेक्टेड. व्हेन अ हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड इज नोन एज रिपब्लिक. ठीक है, अभी हमारा हेड ऑफ द स्टेट कौन है? हु इज द हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया? प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स. हु इज द हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया? Quickly. Who is the head of the state in India? हमारे कंट्री का हेड ऑफ द स्टेट कौन है? Who is the head? President. Right. Very good. President is the head of the state in India. So प्रेसिडेंट क्या है? इंडिया का हेड ऑफ द स्टेट है. ठीक है, और ये जो हेड ऑफ द स्टेट है ये क्या है? इलेक्टेड है, राइट. लेकिन अगर हम ब्रिटेन का एग्जांपल ले तो ब्रिटेन में हेड ऑफ द स्टेट है क्वीन. ओके, तो ब्रिटेन की जो महारानी है वो वहां की हेड ऑफ द स्टेट है. ठीक है, तो हेड ऑफ द स्टेट जो क्वीन है वो इलेक्टेड है क्या? नहीं, वो क्वीन और जो किंग है वो इलेक्टेड नहीं होते हैं. ठीक है, राजा का बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, इस प्रकार से वो हेड ऑफ द स्टेट बनते हैं. मतलब वो हायरार्किली उनके पास वो अथॉरिटी है. ठीक है, लेकिन जो इंडिया का प्रेसिडेंट है उसका बेटा जरूरी नहीं कि प्रेसिडेंट बनेगा. ठीक है, उसको इलेक्ट ही होना पड़ेगा. ठीक है, मतलब इंडिया में द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, दैट इज व्हाई इंडिया इज अ रिपब्लिक. Whereas in Britain the head of the state is a monarch. Okay, monarch का मतलब एक राजा या रानी. ठीक है, the head of the state in Britain is a monarch. That's why Britain is not a republic. ठीक है, okay, so this is basically meaning of republic, nation and a country. तो बेसिकली ये जो तीन डेफिनेशंस थी ये थोड़ी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थी. तो फिर से हम जो डेमोक्रेसी, एटोक्रेसी, पार्लियामेंट, इसके तरफ यहाँ पे आते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो प्लीज टेल मी व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है आपको चैट बॉक्स में बताना है या फिर आपको माइक ऑन करके उसका आंसर देना है. व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? हिंदी में उसे बोलते हैं संविधान. ठीक है, संविधान. तो संविधान क्या है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? आपको क्या समझ में आता है कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है? ठीक है, प्लीज ट्राई टू गिव आंसर. कौन बताना चाहेगा? Constitution is a documentary form of laws and rules. Okay, right answer. और कौन बताना चाहेगा? Anybody? Okay, here you have said that Ramnath Kovind is the head of the state. Okay, basically Ramnath Kovind is not head of the स्टेट, प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द स्टेट. रामनाथ कोविंद जी प्रेसिडेंट है इसलिए वो हेड ऑफ द स्टेट है. ठीक है, तो ऐसे सवाल में आपको उस पोजीशन का आंसर देना है, ना कि उस व्यक्ति का नाम. ठीक है, इफ एनीबडी आस्क यू हु इज द हेड ऑफ द कंट्री और हु इज द हेड ऑफ आवर नेशन, यू हैव टू से दैट अ प्रेसिडेंट, नॉट रामनाथ कोविंद, क्योंकि रामनाथ कोविंद जी आज है, कल वो
उनका कार्यकाल खत्म हो जाने के बाद वो चले जाएंगे. तो रामनाथ कोविंद जी इन आइसोलेशन कैनॉट बी ए परमानेंट हेड ऑफ द स्टेट. ओके. सुप्रीम लॉ ऑफ अ कंट्री, ठीक है. रूल ऑफ लैंड. ओके. मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई इलॉबरेटिव आप डेफिनेशन बताओगे, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. तो आप में से जितने भी लोगों ने अभी डेफिनेशन बताई कि सुप्रीम रूल ऑफ लॉ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दीज डेफिनेशन आर करेक्ट, एक्चुअली करेक्ट. ओके. वी विल ट्राई टू इलैबोरेट the meaning of constitution in a wider manner. Okay, let us try to understand what is constitution. Basically, a constitution is a document that is set of rules and laws for administration of a country. Okay, so constitution एक document है which can be written or can be unwritten. ठीक है, which sets rule and laws for administration of a country. ये उसकी डेफिनेशन है. ठीक है. तो हमारा जो संविधान है वो एक डॉक्यूमेंट है, उसमें रूल्स, रेगुलेशंस एंड लॉज दिए गए हैं हमारे कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में. ठीक है. ओके. तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाना चाहूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्या इंपॉर्टेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल है और कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअल में होता क्या है. Let us take an example of a cricket match, a game of cricket. Okay, so cricket के गेम में 11 खिलाड़ी होते हैं, राइट. एक फील्डिंग साइड होती है, एक बैटिंग साइड होती है. ठीक है. अंपायर्स होते हैं और क्राउड होता है. ठीक है. हर किसी का रोल फिक्स्ड है, राइट. सो बेसिकली क्रिकेट में एक ओवर में 6 ही बॉल होनी चाहिए. ये किसने डिसाइड किया? या फिर क्रिकेट में अगर बॉल स्टंप पे लग जाती है तो आउट होता है, ये रूल किसने डिसाइड किया? तो बेसिकली ये रूल सारे क्या है, सेट है फॉर द गेम ऑफ क्रिकेट. ठीक है. विदाउट एनी रूल ये क्रिकेट का गेम संभव हो पाएगा क्या? इज इट पॉसिबल टू प्ले एनी गेम विदाउट एनी रूल्स? ठीक है. तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा. ऑन द अदर हैंड, उसके अलावा भी क्रिकेट में क्या होता है कि सबका रोल फिक्स है. ठीक है. इफ अगर अंपायर बोलेगा मैच के बीच में ही मुझे भी एक ओवर खेलना है, मैं भी खेलूंगा. ठीक है. इज इट पॉसिबल? नो. व्हाई? बिकॉज द रोल ऑफ अंपायर इज फिक्स्ड. अंपायर कैनॉट बी ए पार्ट ऑफ गेम. ठीक है. इट अंपायर को अंपायर सिर्फ डिसीजन देने के लिए है. ठीक है. वहां पे अंपायर कैनॉट बी ए पार्ट ऑफ गेम. तो ऐसे ही हमारे कंट्री में और हर कंट्री में जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो डिसाइड करता है कि उस कंट्री में रूल्स क्या होंगे और जो रूलर्स है, जो रूलिंग इंस्टीट्यूशन है, उनके क्या रोल होंगे, किसका क्या रोल है. ठीक है. ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में दिया होता है और उसी के हिसाब से कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है. ठीक है. ओके. सो a constitution is a document that is a set of rules and laws for administration of a country, right. तो ये डेफिनेशन तो आपको अच्छी तरह से आपको आई होप समझ में आ गई. ठीक है. नाउ द रोल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन फॉर वर्क, फॉर देयर वर्क. ठीक है. तो कॉन्स्टिट्यूशन का काम है कि गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूट्स है, ठीक है, उनको उनका जो फ्रेमवर्क, उनका जो काम का जो फ्रेमवर्क है उसको तैयार करना. ठीक है. मतलब जो कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है, फॉर एग्जांपल जो जुडिशरी है, मिलिट्री है, ठीक है, और बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो इंस्टीट्यूशन किस प्रकार से काम करेंगे, ये सारा फ्रेमवर्क कॉन्स्टिट्यूशन में दिया होता है. ओके. कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन पावर, ड्यूटीज एंड लिमिट्स ऑफ government and institution. Okay, this is another role of constitution, right? That constitution determines power, duties and limit of government and institution. जो हमारा संविधान है वो क्या करता है, जो गवर्नमेंट की पावर्स है, ड्यूटीज है और उनके लिमिट्स को डिसाइड करता है.
ठीक है, मतलब गवर्नमेंट की क्या क्या लिमिट्स है, क्या लिमिट, कौन कौन से जो लॉज है किस लिमिट तक लॉज बना सकते हैं, राइट। हर इंस्टीट्यूशन का लिमिट क्या है, उनका ज्यूरिडिक्शन क्या है, किस लिमिट में रहकर वो अपना काम कर सकते हैं, ये सारा फ्रेमवर्क कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया होता है। और किस लिए ये सारा करने की जरूरत क्या है, मैंने आपको क्रिकेट का एग्जांपल बताया, क्योंकि अगर कोई रूल सेट नहीं होंगे पहले से ही तो वो गेम ही पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इट विल बी एन अनार्की, सारा केओस हो जाएगा, राइट। ओके, ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस नेचर ऑफ स्टेट, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि नेचर ऑफ स्टेट क्या है, ठीक है। स्टेट का मतलब, आप स्टेट, मैं फिर से आपको बताता हूं कि पॉलिटी में स्टेट का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है कि नेशन स्टेट, ठीक है, कंट्री, ओके। स्टेट का मतलब राज्य, आप हमारे जो कंट्री में राज्य है अलग अलग, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, बिहार, ये अलग अलग राज्य है, इस प्रकार से उसका मतलब मत लीजिए, ठीक है। स्टेट का मतलब होता है नेशन स्टेट, अ कंट्री, ओके। सो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स और कॉन्स्टिट्यूशन सेट्स अ नेचर ऑफ द स्टेट, हमारे स्टेट का नेचर क्या है वो कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज अ रिपब्लिक, राइट। कैसे पता चला हम रिपब्लिक है, हाउ वी नो दैट इंडिया इज रिपब्लिक, क्योंकि हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड है, ठीक है, वो इलेक्टेड होना चाहिए, ये कहाँ से हमने डिसाइड किया, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिसाइडेड है, उसके इलेक्शन का पूरा प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही डिसाइडेड है, और उसी प्रकार से हम हेड ऑफ द स्टेट उसको इलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसी से कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस द आइडिया अबाउट व्हाट काइंड ऑफ स्टेट इज, ओके। नेक्स्ट, एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलीजन, इंडिया इज अ हिंदू कंट्री, और इंडिया इज अ मुस्लिम कंट्री, और इंडिया इज अ क्रिश्चियन कंट्री, इज इट? नो, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, ठीक है। सेक्युलर का क्या मतलब होता है, धर्मनिरपेक्ष। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, किसने बताया हमको, ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे दिया गया है, राइट। मतलब द नेचर ऑफ आवर स्टेट इज secular, okay, and that nature is already decided in the constitution. वैसे ही हम एग्जांपल ले पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान इज एन इस्लामिक रिपब्लिक, ठीक है, वो खुद को एक इस्लामिक कंट्री बोलते हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा है कि पाकिस्तान इज ए इस्लामिक कंट्री, ओके। मतलब नेचर ऑफ स्टेट क्या है पाकिस्तान का, पाकिस्तान इज ए इस्लामिक कंट्री, वेयर एज इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री, ठीक है। तो इस प्रकार से कंट्री का जो नेचर है वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है। वैसे ही एक और नेचर है, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ठीक है, द नेचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इज अ पार्लियामेंट्री, एंड हु टोल्ड अस दैट, इट इज गिवन अस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे दिया गया है कि इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। सो बेसिकली नेचर ऑफ स्टेट क्या है, देन व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ गवर्नमेंट, व्हाट आर द लॉज एंड वेरियस लॉज एंड रेगुलेशंस फॉर गवर्नमेंट, ये सब उस डॉक्यूमेंट में ब्रीफली दिया गया होता है, उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस भी आपको इसी चीज से मालूम होती है कि अगर ये नहीं होता, ये पहले से डिसाइड नहीं होता तो क्या होता, जैसे मैंने आपको क्रिकेट का एग्जांपल देके बताया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स। सो कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस अ फंडामेंटल राइट्स, हमारे जो मौलिक अधिकार है, मूलभूत अधिकार, या फिर हिंदी में उसे बोलते हैं मौलिक अधिकार, ठीक है। जो कुछ मौलिक अधिकार हमको दिए गए हैं, जैसे ही हम इंडिया में जन्म लेते हैं वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन हमें कुछ मौलिक अधिकार गारंटी करता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज अस सर्टन फंडामेंटल राइट्स राइट फ्रॉम द बर्थ, ओके। तो वो कौन कौन से फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, राइट टू
प्रोटेक्शन फ्रॉम अनटचेबिलिटी, ये बहुत सारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, ठीक है। सो ये फंडामेंटल राइट्स का तो अलग ही चैप्टर है, वो हम आगे जाके पढ़ने ही वाले हैं, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट what is the role of constitution and what is the importance of constitution. So basically constitution gives us the fundamental rights, ठीक है। इसी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन हमें अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज भी बताता है, ठीक है, कि राष्ट्रध्वज का सम्मान करना है, राष्ट्रगान का सम्मान करना है, ठीक है, जो हमारे कंट्री में जो ऐतिहासिक धरोहर है उनकी रक्षा करनी है, ये सारे क्या है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रीफली डिराइव की गई है, ओके। एंड हाउ रूलर्स आर चूजन इज ऑल्सो गिवन बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे रूलर्स किस प्रकार से चूज किए जाए, आइदर बाय इलेक्शन से चूज किए जाए, या फिर ऐसे ही जो हम खेलते हैं कि चिट्ठियां डालते हैं और जिसका नाम आए वो रूलर हो जाए, इस प्रकार से करना है, या फिर हमको वोट करके करना है, ये किसने डिसाइड किया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिसाइडेड है। What is the procedure for choosing our rulers? Okay, so this is a basic introduction about constitution, ठीक है। I hope you understand meaning, role and importance of constitution, okay। संविधान का महत्व, उसका मतलब और उसका रोल आपको समझ में आया होगा, आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो डू यू हैव एनी डाउट्स? Yes, understood. Sir, did secular term written in COI, Constitution of India? Yes, secular. The term secular is written in the preamble of Indian Constitution, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है, ठीक है, उसमें सेक्युलर शब्द लिखा गया है, ठीक है, ओके, वेरी गुड क्वेश्चन, ओके। और किसी को कुछ क्वेश्चन है? ओके, ठीक है। नाउ पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो बेसिकली देयर आर 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। हमारे डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स है, मतलब बेसिकली किसी भी डेमोक्रेसी के 3 पिलर होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज लेजिस्लेचर, ठीक है, सेकंड वन इज जुडिशरी एंड थर्ड वन इज एग्जीक्यूटिव, ठीक है। लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, ठीक है, ये 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी है। लेजिस्लेचर क्या है, उसे हिंदी में बोलते हैं कायदे मंडल, ठीक है, सॉरी इसको मराठी में एक्चुअली कायदे मंडल बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं आई डोंट रिकॉल इट, बट लेजिस्लेचर का मतलब वो है कि दैट इज इंस्टीट्यूशन व्हिच मेक्स लॉज, ओके। तो इंडिया में कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो लॉज बनाता है? कैन एनीबडी टेल मी व्हिच इंस्टीट्यूशन इन इंडिया हु मेक लॉज फॉर द कंट्री? कौन सा इंस्टीट्यूशन है इंडिया में जो लॉज बनाता है? कौन बनाता है लॉज? हमारे लिए कायदा कौन बनाते हैं? जल्दी से, क्विकली। पार्लियामेंट, वेरी गुड। Rahul said Supreme Court. No, Supreme Court is a protector of laws. Okay, so हम आगे जाकर पढ़ेंगे, very good. So the institution of parliament in India which makes laws for the country and that is legislature, ठीक है। तो legislature क्या है? It is institution which makes laws. और इंडिया में कौन सा वो इंस्टीट्यूशन है? वो है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब हमारी लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। जो हमारी लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों सभा, जो दोनों सदन है, वो हमारे लिए मिलकर लॉज बनाते हैं कंट्री में, ठीक है। और हमारे जो इलेक्टेड, जो हम जिनके लिए वोट करते हैं, वो लोग यही लेजिस्लेचर में जाकर बैठते हैं, ठीक है। मतलब डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, इफ वी हैव टू से दैट, इफ वी कैन से दैट वी चोज लेजिस्लेचर्स, ठीक है। हम जो कायदे बनाने वाले लोग पार्लियामेंट में बैठते हैं, हम उनको चुनते हैं, ठीक है।
जो गवर्नमेंट है हम उसको नहीं चुनते, ठीक है। ओके, नाउ सेकंड वन इज जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो पहले हम एग्जीक्यूटिव के बारे में जानते हैं। तो लेजिस्लेचर क्या है? लेजिस्लेचर इनेक्ट लॉज, राइट, वेयर एज एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट लॉज, ठीक है। तो लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, कायदे बनाता है, कानून बनाता है, ठीक है, और उसको इंप्लीमेंट कौन करते हैं? एग्जीक्यूटिव, ठीक है। और ये एग्जीक्यूटिव कौन है? एग्जीक्यूटिव इज द वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन अमॉन्ग दिस थ्री, ठीक है। बेसिकली एग्जीक्यूटिव है प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, जो भी मंत्री है, ठीक है, जो भी कैबिनेट मिनिस्टर्स है, ठीक है, सारे मिनिस्टर, कैबिनेट का स्टेट मिनिस्टर भी, सारे मिनिस्टर्स, जो सारे मिनिस्टर्स है, जो हमारे प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, वो है एग्जीक्यूटिव। मतलब ये गवर्नमेंट चलाते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट लॉज बनाती है और उन लॉज के आधार पर लॉज को इंप्लीमेंट करके गवर्नमेंट चलाने का काम एग्जीक्यूटिव करते हैं, ठीक है। और इस एग्जीक्यूटिव में ब्यूरोक्रेसी भी आती है। ब्यूरोक्रेसी मीन्स व्हाट? ब्यूरोक्रेसी मीन्स नौकरशाह, ठीक है। मतलब जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, दोज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है। वो भी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का ही काम करते हैं, ठीक है। जैसे कलेक्टर हो गया, आईएएस, आईपीएस, ठीक है, जो गवर्नमेंट के लॉज है उन्हीं को वो इंप्लीमेंट करते हैं, राइट। दे आर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड दे आर पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है। सो अगर आपको कोई पूछे पार्ले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज पार्ट ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी? उसका आंसर क्या होगा? प्लीज लेट मी नो। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज पार्ट ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी? दिस इज काइंड ऑफ ट्रिकी क्वेश्चन। तो देखते हैं कौन इसका आंसर बराबर देता है। अविनाश ने कहा है लेजिस्लेचर, राहुल ने कहा है एग्जीक्यूटिव, साइली ने कहा है बोथ लेजिस्लेटिव एंड लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। और बाकी के प्लीज आंसर दीजिए। Okay, so here Saili has given a right answer. Very good, Saili. So both, yeah, right. तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है वो पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर एज वेल एज एग्जीक्यूटिव, राइट। क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव बना ही पार्लियामेंट से है, वो पार्लियामेंट में पहले चुनकर गया और वहां से वो फिर एग्जीक्यूटिव बना, ठीक है। लेकिन जो हमारे बाकी के जो लोग हैं जिनको हम चुनते हैं और वो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा नहीं बन पाते, गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बन पाते, फॉर एग्जांपल अपोजिशन की पार्टियां, जो अपोजिशन के लोग हैं, दोज आर नॉट पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, दोज आर जस्ट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज लेजिस्लेचर, ठीक है। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर है, जो चीफ मिनिस्टर होता है, बल्कि सारे ही जो मंत्री होते हैं, दे आर पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर एज वेल एज एग्जीक्यूटिव, ओके। और उससे आगे भी अगर जाकर मैं आपको बताना चाहूँ तो एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेचर। ये हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक फीचर है, ठीक है। उसका क्या मीनिंग है वो आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो हमने ये दो पिलर देख लिए कि लेजिस्लेचर क्या है और एग्जीक्यूटिव क्या है, राइट। नाउ थर्ड वन एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज जुडिशरी, ठीक है। सो लेजिस्लेचर मेक्स लॉ, executive implements law and judiciary protect laws, ठीक है। so basically this is one of why this is one of the important pillar, because this is the protector of law and protector of constitution or custodian of constitution, ठीक है। तो जो हमारी जुडिशरी है, जुडिशरी का मतलब क्या? हमारी न्याय व्यवस्था या फिर न्याय संस्था, ठीक है। और न्याय व्यवस्था और न्याय संस्था में कौन कौन आता है? सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट्स, और उसके नीचे जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, बाकी के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गए, जो हमारे बाकी के जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है छोटे वाले, वो सारे दीज आर पार्ट्स ऑफ जुडिशरी, ओके। सो बेसिकली जुडिशरी क्या करती है?
लेजिस्लेचर लॉज बनाती है, उस लॉज को इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूटिव करता है, और अगर कोई उस लॉ का उल्लंघन करे तो जुडिशरी उसको सजा देती है और लोगों को न्याय देती है, और लॉज को प्रोटेक्ट करने का काम जुडिशरी करती है, ठीक है। सो दीज आर पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, और इनमें इन 3 पिलर्स को ठीक तरीके से काम करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जरूरी है, वो है सेपरेशन ऑफ पावर। ओके, मैं फिर से वर्ड को दोहराता हूं यहाँ पे, दैट इज सेपरेशन ऑफ पावर्स, ठीक है। ये सेपरेशन ऑफ पावर बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये तीनों पिलर्स को अपने आप काम करने के लिए, या बिना किसी भेदभाव या बिना किसी रोक टोक से काम करने के लिए, ठीक है। अगर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होगा तो क्या होगा कि एग्जीक्यूटिव ट्राई करने की कोशिश करेंगे जुडिशरी को अपने कंट्रोल में लेने के लिए, ठीक है। मतलब एग्जीक्यूटिव जो चाहे काम कर सकते हैं, लेकिन उनको जुडिशरी जो प्रोटेक्टर ऑफ लॉ है, अगर उसी को कंट्रोल में कर लिया या उसी को इन्फ्लुएंस करना चालू कर दिया तो क्या होगा कि ये जो पूरा सिस्टम बनाया है गवर्नमेंट का या डेमोक्रेसी का, वो पूरा खराब हो जाएगा, ठीक है। इट विल बी डेवास्टेटेड, इट विल गेट डेवास्टेटेड। ओके, तो बेसिकली इसीलिए ये तीनों जो पिलर्स है उनको इंडिपेंडेंटली काम करते रहना जरूरी है, और इनके पावर्स, सेपरेशन ऑफ पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट among the pillars, 3 pillars of this democracy. Okay, now अगला कंसेप्ट है फेडरल सिस्टम एंड यूनिटरी सिस्टम। ओके, so do you have any doubts regarding this? Okay, now फेडरल सिस्टम एंड यूनिटरी सिस्टम, तो इसके बारे में हम देखते हैं व्हाट इज फेडरल सिस्टम एंड व्हाट इज यूनिटरी सिस्टम। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देकर सुनने की जरूरत है, ठीक है। तो यूनिटरी सिस्टम वो होता है, वो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है जहाँ पे ओनली देयर इज वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज एग्जिस्ट। ओके, अ प्योर यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज those type of system where only one level of government is exist, ठीक है। ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट का क्या मतलब है? अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे कितने लेवल ऑफ गवर्नमेंट है? हमारे यहाँ पे 3 लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट है, राइट। कौन कौन से 3 लेवल्स है? ये एक तो पहला हो गया हमारा पंचायती राज, ठीक है, जो हमारे ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, महानगर पालिका, वो एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, राइट। उसके बाद में हमारी राज्य सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, और सबसे ऊपर हमारी केंद्र सरकार है, ठीक है। मतलब केंद्र सरकार, उसके नीचे हम राज्य, उसके नीचे जो भी हमारा सिटी में रहते हैं, महानगर पालिका में रहते हैं तो महानगर पालिका, किसी ग्राम पंचायत में रहते हैं तो ग्राम पंचायत, ठीक है। मतलब ये लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। अगर लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट है तो उसे बोलते हैं फेडरल सिस्टम, ठीक है। और सिर्फ एक ही लेयर है, जो एक ही सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, वो ही पूरे कंट्री को चला रहा है, उसे बोलते हैं यूनिटरी सिस्टम, ठीक है। फॉर एग्जांपल ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन में क्या है कि वेरी स्ट्रॉन्ग यूनिटरी सिस्टम है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन में सिर्फ उनकी जो केंद्र सरकार है वही सब कुछ चलाती है। एडमिनिस्ट्रेटिव इजीनेस के लिए उन्होंने भी जो उनके सिटीज है उनका अलग अलग गवर्नमेंट, उनके अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन जो केंद्र सरकार होती है उसके पास बहुत सारे अगर पावर हो तो उस सिस्टम को बोलते हैं यूनिटरी सिस्टम, ठीक है। और अगर जो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, अगर स्टेट गवर्नमेंट भी सॉवरेनिटी शेयर करती है, मतलब अथॉरिटी शेयर करती है केंद्र सरकार के साथ या ऊपर वाली सरकार के साथ, तो उसे बोलते हैं फेडरल सिस्टम, ठीक है। तो बेसिकली फेडरल सिस्टम का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है यूएस। तो यूएस में क्या है, लगभग 50 राज्य है, ठीक है, और हर राज्य का अपना राज्य ध्वज है, हर राज्य का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, हर राज्य का अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन है और राष्ट्र ध्वज भी है। इंडिया में ऐसा है क्या? नहीं है। लेकिन यूएस में क्या है कि हर राज्य का, उनके जो कैलिफोर्निया, नवाडा, डकोटा, साउथ डकोटा, उनके राज्य के नाम है कुछ, तो उनका अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है और उनका अलग अलग क्या है, उनके हर राज्य के अलग अलग लॉज है,
ठीक है। और हर राज्य में जाने के लिए हर राज्य की अलग अलग सिटीजनशिप भी है, ठीक है। मतलब वहां पे ड्यूअल सिटीजनशिप है। एक तो आपको कंट्री की सिटीजनशिप है, यूनाइटेड स्टेट की सिटीजनशिप रहती है उनके पास, और जिस राज्य में वो रह रहे हैं उसकी भी सिटीजनशिप उनके पास होती है। इंडिया में ऐसा है क्या? इज देयर इज सच टाइप ऑफ सिस्टम इज एग्जिस्ट इन इंडिया? नो। हमारे यहाँ पे क्या है, राज्य तो एग्जिस्ट करते हैं लेकिन हमारा सेंटर पावरफुल है, ठीक है। सिटीजनशिप सिर्फ कंट्री की है, भारत की हमें सिटीजनशिप है। महाराष्ट्र की सिटीजनशिप सेपरेटली हमें नहीं है। महाराष्ट्र का सेपरेट राष्ट्रध्वज नहीं है। महाराष्ट्र का सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है। मतलब जो राज्य है उनके पास अथॉरिटी कम है, हमारा सेंटर पावरफुल है। तो basically India is not neither totally a federal system or neither a totally unitary type of system, ठीक है। इंडिया इज अ मिक्स टाइप ऑफ सिस्टम। लेकिन यूएस क्या है? यूएस एक स्ट्रॉन्ग फेडरल सिस्टम है। और जहां तक ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन एक स्ट्रॉन्ग यूनिटरी सिस्टम है, ठीक है। आई होप डू यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरल सिस्टम एंड यूनिटरी सिस्टम। डू यू हैव एनी डाउट? प्लीज लेट मी नो। फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम के बारे में आपको कुछ डाउट है? इज देयर एनी डाउट? इफ यस प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स। अगर नहीं है तो नो कहिए चैट बॉक्स में। ओके ओके। तो अगर आपको ये सिस्टम थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा तो आगे जाकर आपको डेफिनेटली हम इसके बारे में आगे जाकर हमारे नेक्स्ट चैप्टर में जाकर हम इस बारे में बात करेंगे और आपको ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। नाउ so this is it for today's lecture, okay. In the next lecture we'll directly start our syllabus, okay. So हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ओके। सो आई वांट एवरीबॉडी टू रीड ऑन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ब्रिटिशर्स के आने के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बनता गया, ये हमें पहला चैप्टर सीखना है। तो पहले जो दो चैप्टर हम सीखने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, वो दोनों ही चैप्टर हिस्टोरिक है, ठीक है। उसमें हिस्ट्री का बहुत सारा पोर्शन आएगा, ठीक है। और उसके बाद में जब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जब हम खत्म करेंगे तो उसके बाद में हम जो कोर ऑफ पॉलिटी है वो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फ्रॉम आर्टिकल 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, उसके बाद में हम सिटीजनशिप देखेंगे, उसके बाद में फंडामेंटल राइट्स, और आर्टिकल नंबर 1 से स्टार्ट करके सारे सारे आर्टिकल और सारे सारा कॉन्स्टिट्यूशन को हम देखेंगे, ठीक है। तो पहले दो चैप्टर है वो थोड़े टेक्निकल है और थोड़े हिस्टोरिकल है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट पार्ट रहेगा, लेकिन हम उसको एज सिंपल एज पॉसिबल करके समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। So this is it for today's lecture. I hope you understand. Okay. So do you have any doubt? If you don't have any doubt, you can leave this lecture. आपको अगर कुछ सवाल पूछना है, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज यू कैन लीव दिस लेक्चर। गुड बाय एवरीबॉडी, गुड नाइट। Please leave the lecture.